Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. Today we will discuss regarding political science questions. As you know, we have already covered 20 questions in our previous video. If you have not watched, please visit on that and enhance your knowledge regarding political science. And all videos are interconnected. It will establish a base of your regarding political science knowledge. Let's get started beginning with the 31st question, and the video would remain in the Hindi and English. With reference to the renaming of the Indian states, मतलब नामकरण दोबारा से अगर कोई स्टेट का नाम है उसको बदलना है तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट बताना है. द फर्स्ट ऑप्शन इज ए बिल टू रीनेम ए स्टेट कैन बी इनिशिएटेड ओनली पार्लियामेंट प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट. मतलब अगर कोई स्टेट का नाम बदलना है तो क्या उसका पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा और ओनली पार्लियामेंट में, मतलब स्टेट लेजिस्लेटर क्या उसका नाम चेंज नहीं कर सकती या स्टेट लेजिस्लेटिव. एंड सेकेंड है ऑप्शन है द रीनेमिंग ऑफ ए स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल अंडर द आर्टिकल 3 and 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर रीनेम करती है क्या ऑफ ए स्टेट का दोबारा से नाम दिया जाता है तो क्या पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए होता है. आर्टिकल 3 और 4 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है. एंड आर्टिकल ऑप्शन 3 है द व्यूज ऑफ द स्टेट असेंबली रिगार्डिंग द रीनेमिंग ऑफ ए स्टेट आर नॉट बाइंडिंग आइदर ऑन द प्रेसिडेंट और इन द पार्लियामेंट. मतलब जो स्टेट के ओपिनियन है वो बाइंडिंग नहीं है क्या प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा गया है. आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा और यहाँ से कुछ सीख के जाओगे. यहाँ पे कोई गलती और ये कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज इफ़ यू विल डू मिस्टेक इन योर मेन एग्जाम दैट विल इफेक्ट यू मोर. एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इसका आंसर देखते हैं. हिंदी में भी मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं. आप हिंदी के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. सेकेंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका. इसमें बोला गया है तो प्रोसीजर क्या है रीनेमिंग का ऑफ स्टेट इनिशिएटेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट. मतलब ये स्टेट का नाम पार्लियामेंट के द्वारा भी चेंज किया जा सकता है और स्टेट के द्वारा भी, बट प्रायर अप्रूवल इसमें प्रेसिडेंट का चाहिए होता है. अगर स्टेट का हो रहा है नाम, अगर पार्लियामेंट करना चाहती है तो प्रायर इसका प्रेसिडेंट का चाहिए होता है इसमें अप्रूवल. अब जैसे कि वेस्ट बंगाल असेंबली ने पास किया है अनएनेमिस रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द बंगला. मतलब बांग्लादेश का नाम चेंज करने के लिए उन्होंने बंगला बोला था, उसके लिए रेजोल्यूशन पास किया था, स्टेट नहीं किया था. सेकंड एंड थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है. उसमें क्या है कि बोला गया कि द प्रोसीजर ऑफ रीनेमिंग इज एज फॉलो. द रीनेमिंग ऑफ द स्टेट रिक्वायर्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल अंडर आर्टिकल 3 and 4. मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए आर्टिकल 3 और 4 के अंदर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है 4 है उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी है. स्टेट अगर स्टेट लेजिस्लेटिव रूल बनाती है तो भी उसका पार्लियामेंट में अप्रूवल ज़रूरी है, और पार्लियामेंट बनाती है तब तो उसका अप्रूवल है ही. ऑन द प्रेसिडेंट एडवाइस, प्रेसिडेंट की एडवाइस है ए बिल फॉर रीनेमिंग स्टेट में बी टेबल पार्लियामेंट में टेबल रखा जाता है ये अगर वो है तो. और द प्रेसिडेंट शैल सबमिट द बिल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली बिफोर द बिल इज अडोप्टेड फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यू विद ए डेफिनेट टाइम स्पेन. मतलब अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट का नाम चेंज कर रही है ना तो बट फिर भी प्रेसिडेंट है ना जो बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पुट करेगा, पर उसका जो डिसीजन है कोई कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पोज है या पार्लियामेंट के ऊपर कोई इम्पोजिशन नहीं है कि उनको कंपलसरी मानना है. द स्टेट लेजिस्लेटिव अपेंसी आर नॉट बाइंडिंग, मतलब उसके बाइंडिंग नहीं है ना प्रेसिडेंट पे ना पार्लियामेंट पे. द बिल विल बी सबमिटेड टू पार्लियामेंट बाय डेलिब्रेशन फॉर, मतलब उसमें विचार विमर्श करने के लिए बस पूछा जाता है, या कह दो इंटीमेशन के लिए है. बस वो स्टेट को बता दो कि आपके स्टेट का नाम चेंज हो रहा है, और कुछ डिपार्टमेंट को भी नाम भेजना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट में वो नाम उसका वैसे ही रहता है. इट पास द पार्लियामेंट द बिल सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल. और उसके बाद क्या है दोनों उसमें सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद अप्रूवल के लिए जाता है. इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है कोई भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए. ये रहा सिंपल मेजोरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और मैंने भी पहले डिस्कशन किया है सिंपल मेजोरिटी और मेजोरिटी कितने टाइप की होती हैं.
आगे फर्दर क्वेश्चन में आएगा तो फुल तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, क्या क्या इनमें रहता है। स्टूडेंट वरना बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं इनको लेके। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें उनमें से राइट और रॉन्ग बताना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इंट्रोड्यूस डायआर्की इन द प्रोविंस। डायआर्की क्या होता है, देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। डायआर्की में होता है कि द्वै शासनिक, मतलब जो प्रोविंशियल थे, जब उस टाइम पे प्रांत थे, प्रांत में क्या डायआर्की मतलब कुछ सब्जेक्ट हैं रिजर्व कर दिए गए कि ये गवर्नर ही बनाएगा इन पे रूल। कुछ सब्जेक्ट पे ये बोल दिया कि ये रिजर्व सब्जेक्ट नहीं है, ये ओपन सब्जेक्ट है, इन पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बना सकते हैं रूल, ऐसे डायआर्की बोलते हैं इसको। सेकंड ऑप्शन है इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म होता है कि जैसे हमारे अभी भी है, जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गई किसी भी मतलब देश में, जैसे लोकसभा राज्यसभा अलग अलग सदन हो गए, तो बाई कैमरलिज्म ही होता है, द्वि शासन। द फॉर द फर्स्ट, मतलब क्या 1919 में भी पहली बार इंडिया में बाई कैमरलिज्म आया था। थर्ड ऑप्शन है इट अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। जो काउंसिल ऑफ इंडिया 1857 के बाद बनी थी ना, क्योंकि वो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, तो क्या उसको अबोलिश कर दिया गया था इसमें 1919 के एक्ट में। और इट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। क्या उन्होंने प्रांतों का जो बजट था क्या सेंटर के बजट से अलग कर दिया था। विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, आप अपना आंसर दिए तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है, सी आंसर इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट जो क्या है इसमें बताया था, डायआर्की बता दी थी। ये इसका ग्रीक वर्ड है डायआर्की, जिसका मतलब है डायआर्की, द्वि शासक शासन, विच मीन्स ए डबल रूल, मतलब डबल रूल है अंडर द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। मतलब प्रांत के जो सब्जेक्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि इनमें प्रांत के जो सब्जेक्ट है 1919 में कि भाई ये रिजर्व में बना दिए जाएंगे। एक तो रिजर्व लिस्ट 2 पार्ट्स में, एक ट्रांसफर्ड, मतलब एक तो ट्रांसफर कर दी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चुने हुए आदमी है वो बनाएंगे उन पर रूल। एक हो गया कि गवर्नर ही फिक्स करेगा। इसमें आगे बताया गया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ द मिनिस्टर फॉर द रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, और गवर्नर उनमें भी है, मेन गवर्नर उसमें भी है, पर जो उसमें क्या है जो वोट के द्वारा चुने गए मिनिस्टर हैं या जो भी वहाँ के हैं वो भी इंक्लूड करते हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट में। और रिजर्व में क्या है, ऑन दी अदर हैंड बट एडमिनिस्ट्रेटेड टू द गवर्नर बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। दूसरी गवर्नर इसमें भी है, पर उसमें क्या है वो सलाह लेता है हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कार्यकारिणी काउंसिल है उसकी, जो भी अंग्रेज थे, विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल से कुछ नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म, मतलब पहली बार बाई कैमरलिज्म 1919 में आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्वै शासक का है, पहली बार बाई कैमरलिज्म इसमें आया। डायआर्की भी पहली बार आई और बाई कैमरलिज्म भी पहली बार इसने 1919 एक्ट में किया, क्योंकि और जैसे वही है जो काउंसिल ऑफ स्टेट, जैसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, अपर हाउस बना दिया था, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली बोल दिया इसको। अब आज हम जैसे स्टेट में ही लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हम एमएलए को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें क्या है, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन होते थे, जैसे नॉर्मल आदमी डायरेक्ट वोट डालते थे, तब ये इनके मेंबर चुने जाते थे। जैसे एमएलए के लिए हम वोट डालते हैं, वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए तो हम वोट डालते नहीं है राज्यसभा के लिए, पर वो राज्यसभा के मेंबर के लिए डालते थे। एंड द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब काउंसिल ऑफ जो इंडिया 1858 में बनी थी वो 1935 के रूल ने अबोलिश की थी, समाप्त की थी, ना कि 1919 के। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फर्स्ट टाइम सेपरेटेड, मतलब इसने क्या पहली बार सेंट्रल बजट को प्रोविंशियल प्रांतों के बजट से अलग कर दिया। इसमें हमें 1919 के एक्ट में मेन बात ये याद रखनी है कि 3 चीज़ पहले की, डायआर्की, बाईकैमरलिज्म और बजट अलग अलग कर दिए, तो ये हमारा बेस हो गया रूल का। इंडिया में जो आजकल रूल चलते हैं इससे इसके बेस पे कुछ लेजिस्लेटर हमारा लिया गया, उसके बाद 1935 से भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हिंदी में प्रोवाइड कर रखा, क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आंसर फुल, सब कुछ आप यहाँ से हिंदी के स्टूडेंट हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिट्स का आपको पता ही है, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर रिट्स आती हैं, उसमें क्या क्या रिट्स होती हैं वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। द सर्सरी कैन नॉट बी इश्यूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। मतलब ये बोला गया जो सर्सरी है, रिट्स होती हैं, जैसे सर्सरी, मैंडामस, क्यो वारंटो और प्रोहिबिशन, तो रिट्स होती हैं ये, इनके बारे में बताया गया है। याचिका बोल देते हैं इनको हिंदी में। द सर्सरी कैन नॉट बी अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जैसे कोई ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे IAS अफसर होते हैं उनका ऑफिसर, क्या उसके खिलाफ नहीं दी जा सकती सर्सरी। क्यू वारंटो कैन बी साउट बाय द ओनली एग्रीड पर्सन और द पार्टी। मतलब जिसके साथ कोई गड़बड़ हुई है क्या वही आदमी क्यू वारंटो अपना सकता है। थर्ड है, प्रोहिबिशन कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज। क्या प्राइवेट आदमी के खिलाफ भी प्रोहिबिशन जो रिट्स है वो डाली जा सकती है। और सर्सरी बोथ प्रिवेंटिव एंड वेल क्यूरेटिव भी होती है। मतलब एक तो प्रिवेंटिव होता है पहले, एक क्यूरेटिव होता है बाद में। जैसे हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यूज़ करते हैं, तो प्रिवेंशन पहले, क्यूरेटिव इलाज करना बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। आप अपना आंसर बताइए, मैं आपको आंसर बताता हूँ एग्जैक्ट। इसका एग्जैक्ट आंसर है डी, 3rd and 4th इसका आंसर करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें देखो सर्श्योरी होता है टू बी सर्टिफाइड। मतलब क्या है, इसमें हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, या ट्रिब्यूनल, जैसे ट्रिब्यूनल बना दिए जाते हैं, जैसे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल होते हैं या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल होते हैं, जो कि IAS अफसर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट जाती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल देखते हैं। और ये अभी फिलहाल क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बोला था कि सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनको अबॉलिश करने की बात कर रही थी, क्योंकि ये जुडिशरी पे बर्डन डालते हैं। अगर यहाँ के सेटिस्फाई नहीं होते तो फिर से हाई कोर्ट में केस जाते हैं, और ये बर्डन कम करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। बल्कि ये जो गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर बर्डन डाल रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड अफसर इनमें हेड होते हैं और वही प्रोसीडिंग्स करते हैं, तो उनको सैलरी देनी पड़ती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और पहले ही इंडिया में पैसे की किल्लत है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से। इसमें बोला गया कि भाई ये जो सर्श्योरी है ना, सर्श्योरी जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, तो सर्श्योरी सिर्फ एक लीगल बॉडी, मतलब हाई कोर्ट नीचे वाले कोर्ट को बता सकता है कि भाई आपने डिसीजन इतने दिन तक पेंडिंग क्यों है। अगर पेंडिंग है तो गलत डिसीजन दे दिया, इसको बदलो, इसलिए इसको ही सर्श्योरी बोलते हैं। टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब उसको इन्फॉर्म करना है कि भाई जो आपने केस किया उसको गलत दिया, उसका डिसीजन गलत दिया, तो उसको सर्श्योरी जो रिट्स है वो जाती है। द रिट्स ऑफ द सर्श्योरी कुड इशू ओनली जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी दी जा सकती है। 1991 में क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब क्या बोला गया था कि हावेवर इन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि सर्श्योरी कैन बी इशूड इवन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अफेक्टिंग, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनको भी, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, उनको भी दी जा सकती है। मतलब जुडिशियल बॉडी और ये क्वाजी जुडिशियल मतलब आदि न्यायिक होती है, तो उनको भी दी जा सकती है। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब क्यो वारंटो, वाई वो इसका मतलब होता है क्या अथॉरिटी थी भाई, क्यों वारंटो, मतलब आप इससे ये से याद कर सकते हो क्यों वारंट दिया किसी को पकड़ने का या जेल में डालने का, तो इसका मतलब होता है क्या अथॉरिटी के बेस पे आपने कोई फैसला दिया है। अब इसमें क्या करता है, इशूड बाय द कोर्ट, ये भी कोर्ट के द्वारा इंक्वायर करी जाती है। क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, मतलब कोई पब्लिक ऑफिस में बैठा है, कोई ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेटिव का, जैसे कोई IAS है, IPS है, या कोई भी जैसे पब्लिक PWD का ऑफिसर है, कहीं पे भी ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिस को जाएगी ये क्यों वारंटो। अब पता चल गया सर्श्योरी है, एक हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को डालेगा, क्या फैसला सुना, अगर फैसला सुना तो उसको रद्द करके खारिज भी कर सकते हैं और नया डिसीजन दे सकते हैं। और क्यों वारंटो क्या है, क्या किस वारंट पे तुम काम नहीं कर रही, ये पूछता है कोई भी ऑफिशियल से, किस अथॉरिटी पे काम नहीं कर रही है, इलीगल काम कर रहे हो, तो उसके लिए क्यों वारंटो जारी की जाती है। और ये ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंसिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टेट एंड इट कैन नॉट बी इशूड
मिनिस्ट्रियल ऑफिसर और प्राइवेट, ना तो प्राइवेट को की जा सकती है, ये यहाँ से निकलेगा क्यू है प्राइवेट ऑफिस को, ना ही मिनिस्ट्रियल पोस्ट को की जाती है। अब ये क्या है, इसमें क्या है, मतलब एग्रीड पर्सन नहीं है, क्यू कोई भी डाल सकता है। मतलब हम बोलते हैं कि भाई जिस आदमी के साथ कोई बुरा हुआ है वही डाल सकता है, नहीं, इसमें कोई भी डाल सकता है। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्स लोकई स्टैंडर्स, मतलब क्या तुम्हारा स्टैंड है, तुम इसमें इस चीज़ में कहाँ पे हो, लोकस स्टैंडाई बोलते हैं उसको, LOCS लोकस स्टैंडाई, तुम्हारा क्या इसमें पैतरा है कि तुम इस पर बात कर रहे हो। तो इसके लिए कोई लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं है, कोई भी अपनी रिट डाल सकता है। थर्ड ऑप्शन है लिटरली प्रोविजन। क्या प्रोविजन का मतलब होता है फॉरबिड, मना करना। इट इश्यूज बाय हाई कोर्ट टू द लोअर कोर्ट टू ट्रिब्यूनल प्रिवेंट लेटर एक्सेडिंग, मतलब अगर कोई लोअर कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन से आगे जाके फैसले दे रहे हैं तो उसको प्रोविजन बोलते हैं। और इसमें क्या है, प्रोविजन इनएक्टिविटी अनलाइक द मैंडामस दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी। मैंडामस में क्या है, डायरेक्ट करता है एक्टिविटी को, तुम्हें ये करना ही है। प्रोविजन में क्या है, इनएक्टिविटी है, ये डायरेक्ट इनएक्टिविटी को करती है। द रिट ऑफ द प्रोविजन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल क्वाई जुडिशियल, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। यही सेम जैसे सर्शियोरी भी जुडिशियल नॉन जुडिशियल को या क्वाजी जुडिशियल आदि जुडिशियल को गिर जाती थी, वैसे ही प्रोविजन भी उसको भी वो हायर कोर्ट डालता है नीचे वाले कोर्ट को देने के लिए। पर इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्या है, ये सर्शियोरी है, जो सर्शियोरी है क्योरेटिव, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन में है कि सर्शियोरी इज इश्यूड ग्राउंड्स ऑफ द एक्सेस ऑफ द ज्यूरिडिक्शन, लैक ऑफ द ज्यूरिडिक्शन और लॉ, दस अनलाइक प्रोविजन विच इज ओनली प्रिवेंटिव। मतलब प्रोविजन क्या है, ओनली प्रिवेंटिव है, मतलब पहले इशू कर जा सकती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और सर्शियोरी है प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव दोनों है। मतलब प्रोबिट आप ये जान सकते हो कि प्रोबिट तो किसी को पहले ही किया जा सकता है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई नीचे वाला कोर्ट फैसला देने जा रहा है तो उसको पहले ही प्रोबिट कर देते हैं। प्रोविजन तो सिंगल के लिए। सर्शियोरी होता है टू बी इन्फॉर्म, मतलब आपने गलत डिसीजन दे लिया इसलिए उसको आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, किसी गलत डिसीजन देने पे उसको बोलते हैं कि आपने गलत डिसीजन दिया, उसको इन्फॉर्म करते हैं, टू बी इन्फॉर्म सर्शियोरी। और क्यो वारंटो तो बता ही दिया कि क्यो वारंटो पब्लिक ऑफिस में कोई ऑफिसर रहता है, वो अगर काम नहीं कर रहा तो उसको डालता है। और मैंडामस में क्या है कि उसमें पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे, और मैंडामस में उसमें डिफरेंस है कि जो मैंडामस और उसमें ये डिफरेंस है कि इसमें बोला गया कि द अनलाइक मैंडामस दैट डायरेक्ट एक्टिविटी प्रोबिट्स इन एक्टिविटी। मतलब उसको क्या है मैंडामस में, द मैंडामस दैट डायरेक्ट्स एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है। द प्रोविजन डायरेक्ट इन एक्टिविटी, मतलब मैंडामस क्या है, कंपल्सरी आपको एक काम करना है, कोई भी एक्टिविटी बता देता है, जो भी कोर्ट बोलता है अफसर को कि आपको ये काम करना है। और ये है प्रोविजन में क्या बताता है, इनएक्टिविटी बताता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। विद रेफरेंस टू द 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग। जैसे हमें पता है कि 1976 का जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे लगाया था। फिर उनके बाद उन्होंने बहुत सारी पावर का यूज़ किया कि बार बार नेशनल इमरजेंसी लगा दी किसी भी स्टेट में और उसका मिस यूटिलाइजेशन किया। तो उसको अमेंडमेंट करने के लिए 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया था। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, क्या क्या ठीक है क्या क्या गलत है हमें बताना है। इट रिप्लेस द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद द आर्म रेबेलियन। क्या था पहले, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे वो नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी, उसको आर्म रेबेलियन से रिप्लेस किया गया। क्या ठीक है? द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड इज इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू लिमिट नेशनल इमरजेंसी टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये क्या है, जो इट एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को लिमिट नेशनल इमरजेंसी टू द स्पेसिफिक, मतलब क्या बोलता है कि अगर लिमिटेड एरिया, जैसे कोई भी स्टेट में पर्टिकुलर में लगा सकता है, पूरे देश में लगाने की जरूरत नहीं है। इसको पावर मिलती है क्या इससे? द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी इफ द लोकसभा पासिस ए रेवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट। मतलब ये बोला गया कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा में कोई रूल पारित होगा तभी क्या है उसको रिवोक रद्द किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को, ऐसा कुछ बोला गया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, आप अपना आंसर टिक कीजिए, तब तक मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ।
फर्स्ट एंड थर्ड इसका एग्जैक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में है कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आया था, मैंने बता दिया। जो 1976 में जो भी रूल बनाए थे इंदिरा गांधी जी ने, उसको थोड़ा सा अमेंड करने के लिए, ठीक करने के लिए मिसयूज हुए थे उनको। तो इन्होंने क्या किया, आर्म रेबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बदल दिया। सब्स्टिट्यूट द आर्म रेबेलियन, मतलब वहाँ क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को इसमें आर्म रेबेलियन को इंटरनल डिस्टर्बेंस से बदल दिया गया। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली रिसीविंग रिटर्न, मतलब पहले क्या था कि वो अपने मन से प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बस प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को बोल देते थे इंदिरा गांधी जी, तो प्रोक्लेम वो कर देता था नेशनल इमरजेंसी। बट अब इस 1978 में रूल बना दिया कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लिखित में देना पड़ेगा, तब प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, ऐसे डिक्लेयर नहीं करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन में बताया गया था। और क्या है, पहले क्या था, पहले 2 महीने होते थे, अभी क्या है 1 मंथ में। अगर प्रेसिडेंट ने मान लो प्रोक्लेम कर दी कि नेशनल इमरजेंसी है भाई स्टेट में, तो उसने क्या है 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल होना चाहिए, और क्या है सिंपल मेजोरिटी से होना चाहिए। पर विद इन दी 6 मंथ उसको हर 6 महीने में एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहले क्या था, एक बार लगा दिया तो लगता ही चलता ही रहता था, उसको रिवोक करने की जरूरत नहीं थी। अब क्या है, एक बार लगा दिया 1 महीने के अंदर अप्रूव होना चाहिए, और नहीं तो 6 महीने, और 6 महीने में बार बार अप्रूव करना, तब वो नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी, वरना सस्पेंड हो जाएगी। और ये बोला गया कि मतलब एग्जीक्यूटिव जब तक चाहता है वो रह सकती है, पर उसको बार बार 6 महीने में अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को। और जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट है, उसने क्या कहा था कि नेशनल इमरजेंसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए रहेगी, तो पर्टिकुलर पार्ट के लिए भी पहले से भी थी, और पूरे इंडिया के लिए कोई ज़रूरी नहीं था। वो 42 में संशोधन में था, 44 में नहीं था। और थर्ड है इसका, द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक प्रोक्लेमेशन। क्या प्रेसिडेंट अपने आप रिवोक कर सकता है, उसमें उसकी सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। डिसअप्रूविंग अगर उसको करना है तो अपने आप भी वो सिंपल मेजोरिटी से या अपने भी आप रिवोक कर सकता है। इसमें दिया गया है कि स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक ए प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासिस ए रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूटी बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे देता है तो उसको रिवोक कर देगा, रद्द कर देगा। सो इट्स मतलब स्पेशल मेजोरिटी इफ ऑलरेडी इंक्लूड्स द सिंपल मेजोरिटी। अगर पहले सब स्पेशल मेजोरिटी से पास किया गया है तो सिंपल मेजोरिटी से भी किया जा सकता है। मतलब पास करते टाइम क्या स्पेशल मेजोरिटी हो गई थी, पर यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर सकता है। मैं आपको पहले मेजोरिटी पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में रहते हैं। मेजोरिटी देखो 4 टाइप की होती हैं। कोई भी पार्लियामेंट में रूल बनते हैं तो 4 टाइप की मेजोरिटी होती हैं। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तीसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी। और फोर्थ वन होता है स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी की भी 4 टाइप होती हैं। मतलब 4 तो ये होगी और 4 वे स्पेशल की मेजोरिटी टाइप होगी। 8 टाइप की मेजोरिटी होती है वैसे सब कैटेगरी में देखें तो, नहीं तो 4 हैं, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और स्पेशल। सिंपल मेजोरिटी सिंपल सी बात है कि जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 545 मेंबर हैं मान लो लोकसभा में, प्रेजेंट मान लो सिर्फ 200 ही हैं, तो 101 आदमियों ने अगर बिल पास कर दिया तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया वो। अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बात करें तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी ये होती है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब 545 का 50% प्लस 1 आदमी को पास करना पड़ेगा। मान लो 545 का हाफ हो गया कि मतलब 273 आदमी पास करेंगे जब रूल पास होगा, ना कि 100 आदमी से। 100 वाली तो 101 वाली तो सिंपल मेजोरिटी थी, 200 प्रेजेंट थे तब। अगर ये पास करवाना है तो इसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और अब आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी होता है कि जैसे मान लो 545 सीट हैं, टोटल 545 सीट हैं, तो उसमें से कुछ 45 सीट खाली रह गई, बस 500 ही आदमी बने हुए हैं,
उसमें से 50%, 50% मतलब 250 प्लस 1, ये हो गई इफेक्टिव, मतलब कितनी इफेक्टिव है। फिलहाल वो नॉन इफेक्टिव है क्योंकि वो सीट खाली है, इसलिए इफेक्टिव बोल दिया। एब्सोल्यूट क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ का, मतलब 545 का 1 + 1 273 हो गया। सिंपल क्या हो गया कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है +1 हो गया। और अब आगे लास्ट में जिसके सब पार्ट है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के 4 पार्ट हैं। स्पेशल मेजोरिटी सुन लेते हैं क्या होता है। स्पेशल मेजोरिटी होता है जैसे 2/3 होता है, मतलब 2/3 आदमी। एक तो सिंपल मतलब स्पेशल मेजोरिटी, एक तो इसका टाइप 1 लगा लो। टाइप 1 क्या होगी भाई, 2/3 आदमी प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले, जितने भी प्रेजेंट है और वोटिंग है उसके 2/3 आदमी अगर होंगे तो उसको स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1 बोल दिया। अब टाइप 2 के बारे में देखते हैं। मान लो टाइप 2 हो गया, अगर उसके 2/3 पूरी मैन पावर के जितने भी इफेक्टिव है उसकी, मतलब टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 545 का 2/3 हो गया +1 हो गया, ये सेकंड टाइप हो गई। और तीसरी टाइप हो गई 2/3 इफेक्टिव का, मान लो 500 ही सीट थी तो 2/3 +1 हो गई। और चौथी टाइप होगी कि जो 2/3 जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है +50% स्टेट को भी कंसेंट देना पड़ेगा अगर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में रूल है तो। इसमें मान लो जो स्पेशल मेजोरिटी जो मैंने पहले बताई 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली, तो वो तो आर्टिकल 249 के अंदर आती है, 249 के अंडर। जिसमें क्या है, अगर कोई मान लो राज्यसभा है वो रूल बनाती है स्टेट के बारे में कि ये 1 साल तक इसके बारे में पार्लियामेंट्री रूल बनाएगी, तो वो सिंपल इस स्पेशल मेजोरिटी पहले वाली टाइप की से होता है। दूसरी होती है 368 में। 368 में क्या रहता है कि जैसे 2/3 है, 2/3 टोटल स्ट्रेंथ का। 368 में जो संविधान में संशोधन होता है उसका 2/3 होता है +1 वो 1 आदमी। तो इसमें क्या हो गया, ये जागी। और तीसरा क्या हो गया 368 में जो मैंने बताया दूसरे नंबर की, प्लस में 50% स्टेट का भी कंसेंट चाहिए उसके दिए। और फोर्थ होगी आर्टिकल 61 में जो बताते हैं, आर्टिकल 61 में जो बताते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का उसका अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं तो ये 4 टाइप की लागू होती है। आगे आगे मैं आपको रिपीट करता रहूँगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द नेशनल इमरजेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब नेशनल इमरजेंसी के बारे में स्टेटमेंट दी गई है, हमको करेक्ट आंसर बताना है। द फर्स्ट ऑप्शन है ए नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इवन देयर इज ए केस ऑफ इमिनेंट डेंजर। क्या अभी मतलब कुछ खतरा हुआ नहीं है पर लग रहा है आने वाला खतरा है, तो क्या जब भी नेशनल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। सेकेंड ऑप्शन है वंस प्रोक्लेम इट अप्लीकेबल इन एंटायर इंडियन टेरिटरी, मतलब एक बार प्रोक्लेम कर गई तो पूरे देश में लागू होगी क्या। थर्ड ऑप्शन है वंस प्रोक्लेम इट कैन बी रिवोक ओनली बाय द लोकसभा, क्या लोकसभा ही रिवोक कर सकती है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव करेक्ट, करेक्ट बताना, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका एग्जैक्ट आंसर है फर्स्ट ओनली, बाकी इनकरेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें बोला गया कि अंडर आर्टिकल 352, आप इसको याद कर सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं 352, 3-5-2 ऐसे। मान लो बाहर का विद्रोह है, कोई अटैक कर रहा है इंडिया पे, तो उसको पंच दो बाहर के आदमी को, तो इसको आप नेशनल इमरजेंसी को कह सकते हो 3-5-2, 3 से 3, 5 से 5 और 2 से 2। तो इसके क्या होगा कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर क्या है नेशनल इमरजेंसी कर सकता है जब अगर कोई एक पोर्शन पे खतरा हो, कि मान लो राजस्थान पे ये अटैक होने वाला है पाकिस्तान का, तो नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी। या आर्म रेबेलियन, वहाँ के कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं या कोई हैं जो हथियार लेके विद्रोह कर रहे हैं, तो यह क्या है वो एक पार्ट में भी डिक्लेयर हो सकती है या पूरे इंडिया में भी डिक्लेयर हो सकती है, डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी में मैंने बता दिया कि पार्ट में भी हो सकती है। और थर्ड क्या है, बोथ द लोकसभा एंड कैबिनेट हैज़ पावर टू रिवोक, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में रूल ही बनेगा, कैबिनेट भी इसको रिवोक कर सकती है, तभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रद्द कर सकती है या लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 कंसीडर द फॉलोइंग। मतलब संविधान में आर्टिकल 19 है
इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। द फर्स्ट वन इज दीज आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। क्या ये स्टेट प्रोटेक्ट ओनली अगेंस्ट स्टेट, मतलब स्टेट यहाँ पे टर्म पूरे कंट्री के लिए है कि यह क्या अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल की नहीं होती। तो इसमें देखो क्या होता है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी आदमी का ये थोड़ी है कि अधिकार बंद कर दोगे, तो ये स्टेट के ही करेगा। अगर मान लो आपको घूमने का अधिकार है या अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनियन बनाने का अधिकार है तो वो किसी आदमी के खिलाफ नहीं होगा, ये क्लियर है इतना। और सेकंड ऑप्शन है इसका, दीज आर अवेलेबल टू द सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर। क्या फॉरेनर को भी आर्टिकल 19 है कि बोलने का अधिकार है या यूनियन बनाने का अधिकार है। और थर्ड ऑप्शन है, दे आर अवेलेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी बट नॉट द लीगल पर्सन। लीगल पर्सन होता है, कंपनी को भी एंटिटी माना जाता है। जब कभी आप अकाउंटेंसी पढ़ी हो तो कंपनी को भी एक लीगल पर्सनैलिटी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको करेक्ट आंसर बताना है। मैं आपको तब तक एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आर्टिकल 19 के बारे में बताया गया कि भाई ऑल सिटीजन को 6 तरह के राइट देता है। आगे भी इसके जैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी बार बार नए नए रूल लेके आते हैं, इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे RTI एक्ट भी इसमें ही आता है। तो इसमें क्या बोला कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, या असेंबली करने का अधिकार है विदाउट आर्म्स क्या है, अगर एसोसिएशन यूनियन बनाने का अधिकार है, देश में कहीं भी घूमने का अधिकार है, रिजॉर्ट सेटल करने का। तो जाहिर सी बात है, अगर आप फॉरेनर हो तो आपको राइट तो नहीं होगा सभी जगह इंडिया में घूमने का विदाउट एनी डिस्टर्बेशन, या बिजनेस करने का अधिकार है। तो ये इंडियंस के लिए हैं ये आर्टिकल 19, और अगेंस्ट स्टेट के हैं ये, ना प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं है। हम किसी की आप नहीं स्वतंत्रता बोलने के लिए दूसरे की कब नहीं कर सकते, बस ये स्टेट हमें प्रदान करता है। तो पहला करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है इसमें, ओनली टू सिटीजन नॉट दी फॉरेनर, फॉरेनर को है नहीं है। इन थर्ड स्टेटमेंट बोला गया कि ये भाई कंपनियों के लिए अधिकार नहीं है, लीगल एंटिटी के लिए, बस ये शेयर होल्डर के लिए है। मान लो शेयर होल्डर अपने उनका शोषण हो रहा है तो कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्कीम ऑफ द फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। इसमें ये करंट का क्वेश्चन है कि भाई माइक्रो जो छोटी हैं, फूड की हैं, प्रोसेसिंग मतलब फूड का प्रोसेस करती हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटी कंपनियां, उनके बारे में स्टेटमेंट दी है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू इंक्रीज फाइनेंशियल एसेस फॉर द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट। इस स्कीम का क्या काम है? फाइनेंशियल जो एसेस है, मतलब उनको पैसे की उपलब्धि कराना है क्या, जो छोटी छोटी यूनिट हैं खाना के प्रोसेस की, फूड प्रोसेसिंग होता है। लाइक आलू से चिप्स बन रहे हैं, टमाटो से सॉस बन रहा है, तो इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन है कि इट्स सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम विल फॉलो ए क्लस्टर अप्रोच। क्या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या क्लस्टर अप्रोच? मतलब क्लस्टर होता है, ग्रुप को बढ़ावा दे रही है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया। सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में सेंटर स्पॉन्सर कर रही है, मतलब अगर 60-40 का रेशो रहता है, 60 सेंटर देता है, 40 स्टेट देता है। अगर मान लो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 90% 10 का रहता है कि 90% खर्चा कम उसका प्रोसेस का गवर्नमेंट देगी, 10% देंगे। जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह को या अरुणाचल प्रदेश को वो मिला हुआ है स्पेशल स्टेटस, आंध्र प्रदेश को नहीं मिला हुआ क्योंकि उसमें वो डिमांड करते रहते हैं। द स्कीम विल हैव ए पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन विद द फोकस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये क्या है, पूरे देश में है क्या स्कीम, ये इम्प्लीमेंट फोकस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो मतलब आकांक्षा के जो इच्छुक हैं जो स्टेट, उन डिस्ट्रिक्ट के लिए है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर है डी, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सी है, फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो फॉर्मुलाइजेशन ऑफ दी ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है 2020 में आ गया था यूनियन कैबिनेट द्वारा अनऑर्गेनाइज एंटरप्राइज के लिए। इसमें क्या है कि भाई पहला तो क्या क्या सुविधा कर सकती है गवर्नमेंट, अगर फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए इनके लिए, इनको क्या जो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, और गवर्नमेंट अपने लिए पैसा रिवेन्यू इनसे लेगी अगर ये अच्छा काम करेंगे तो। और क्या फूड की क्वालिटी न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए,
और इस सिस्टम को भी इसमें स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि इंडिया में अगर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग काम होगा तो बंदों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी। और इसको मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए है। या वेस्ट टू वेल्थ एक्टिविटी, मतलब अगर मान लो वेस्ट है, कुछ चीज़ें वेस्ट पड़ी हैं, एक्स्ट्रा है, तो उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। मान लो टमाटर है, उनको ख़राब नहीं होने देंगे। पेरिसेबल आइटम है, पेरिसेबल मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर, मान लो दूध से मिठाई बना के उसको बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, और यूटिलाइज हो सकता है पूरे इंडिया में। और माइन एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या है, जैसे मान लो बाग बगीचों में या जंगलों में जो छोटे मोटे प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब इसके क्या है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम नहीं है, क्योंकि ये मान लो इसमें खर्चा स्टेटों को भी लगाना होता है। अगर सेक्टर होती, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती, तो उसमें सारा पैसा सिर्फ गवर्नमेंट को देना होता। और ये 5 साल के लिए लागू की गई है। इसमें स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है कि पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरे भारत में है, और ये डिस्ट्रिक्ट और वुमेन को सपोर्ट करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म इन फॉलोइंग सिनारियो पार्लियामेंट गेन्स पावर टू लेजिस्लेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट। मतलब जो हमारे शेड्यूल 7 में अनुसूचियाँ दी गई हैं, मतलब इसमें भाई कि सेंटर सब्जेक्ट होंगे, इसमें ये स्टेट लॉ बनाएगा इन पे, या कंकरेंट लिस्ट होती है, दोनों लॉ बना सकते हैं। इसमें बोला कि अगर मान लो पार्लियामेंट को पावर दी जाए स्टेट के बारे में रूल बनाने की, तो उनके बारे में स्टेटमेंट दी गई, हम करेक्ट बताना। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, तो क्या उसमें मतलब कोई स्टेट पे बना सकता है क्या? उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि इसके लिए कौन से आर्टिकल में आता है, 169 में आता है, और इसमें कौन सी मेजोरिटी चाहिए। 249 में आता है, सॉरी, इसमें 169 नहीं 249 में आता है, 249 में। और सेकंड है, इफ़ द इंडिया वांट्स टू रेटिफाई द एनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी कंसर्निंग एग्रीकल्चर, तो अगर मान लो भारत देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के साथ कोई ट्रीटी करना चाहता है, तो इसका कौन करेगा? मान लो स्टेट के बारे में रूल बना सकते हैं ये। इट लेजिस्लेट 2 और मोर स्टेट्स पासिस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि आप हमारे बारे में लॉ बनाइए इसके लिए, तो क्या तब हो सकता है? इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए तब तक। इसका एग्जैक्ट आंसर है बी, 2 और 3 इसका करेक्ट है। इसमें बताया गया कि राज्यसभा क्या रेजोल्यूशन पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से नहीं करेगी। राज्यसभा स्पेशल नेशनल इंटरेस्ट शुड मेक लॉ ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, द रेजोल्यूशन गेट्स फॉर दी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से करेगी, पर आर्टिकल 249 वाली करेगी, जो मैंने बताया था ना कि 1 साल के लिए लॉ होगा ये। और जैसे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग +1 टाइप 1 वाली स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके लिए, जो आर्टिकल 249 के अंदर आती है, आपको याद रहेगा आगे। और क्या, स्टेट लिस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड, जब कोई इंटरनेशनल ट्रीटी होंगी, एग्रीमेंट होगा, तो स्टेट के लिए सब्जेक्ट पे रूल बना सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ दी। जैसे मान लो WTO से कुछ हमें टाई अप करना है इंडिया को, पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट लॉ बना देगी, ना कि स्टेट से बिना पूछे के लिए, जो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, इसमें क्या है, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि आप हमारे मैटर में लॉ बनाएं, जैसे कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फॉरेनर एक्ट 1946, मतलब ये क्या था, फॉरेनर एक्ट आया था 1946 में, जब देश आज़ाद होने से पहले, कि भाई किसको फॉरेनर डिक्लेयर किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू डिपोर्ट फॉरेन नेशनल स्टेइंग इन इन इंडिया। ये करंट का क्वेश्चन है। देखिए, जैसे अभी आसाम में कुछ आदमियों ने PIL डाली हुई थी कि वो बाहर से म्यांमार से भाग के आए थे, रोहिंग्या, और यहाँ पे उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस ले रखा था। वो कह रहे थे, उनको रिपेट्रिएट कर रहा था, कि मतलब एक्स्ट्राडिट कर रहा था इंडिया की, उनको वापस उनके कंट्री में भेज रहा था, पर उनको मना कर दिया। उनको मतलब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने की परमिशन नहीं दी गई थी। उसके बारे में क्वेश्चन है। सेकंड ऑप्शन है इसका, द बर्डन ऑफ द प्रूफ नेशनलिटी अंडर द एक्ट लाइज द पर्सन नॉट द अथॉरिटी। क्या, जैसे मान लो अपने आप को नेशनल प्रूफ, इस देश का नागरिक प्रूव करने की बोझ है जो आदमी पर रहता है या अथॉरिटी पर रहता है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो।
थर्ड स्टेटमेंट है यूनियन टेरिटरी कैन सेट अप ट्रिब्यूनल टू डिसाइड वेदर ए पर्सन स्टेइंग इलीगल इंडिया फॉरेन और नॉट। जब क्या ट्रिब्यूनल बनाने पड़ेंगे, जैसे मतलब छोटा न्यायालय क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, आदि न्यायिक बॉडी बोलते हैं उसको, क्या वो ऐसे बना सकती है? इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। आप अपना आंसर मार्क कीजिए तब तक। नेक्स्ट इसका आंसर है सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इसका बी आंसर है इसका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बोला गया कि वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेस्टेड टू पावर डिटेन डिपोर्ट फॉरेन इलीगली, मतलब कोई फॉरेनर है उसको इलीगली इंडिया में रह रहा है तो उसको पावर है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उसको डिपोर्ट कर दें। ये हमें पावर किससे मिली है? फॉरेनर एक्ट 1940 से। और ये क्या है, स्टेट को भी दी गई है, पर स्टेट को 1940 के इसमें आर्टिकल दिया गया है 258 के थ्रू तो स्टेट को दिया गया है, और 239 के थ्रू यूनियन टेरिटरी को दिया हुआ है ये पावर। अगर कोई इलीगल फॉरेनर रह रहा है तो उसको डिपोर्ट कर दे, उसके देश में वापस भेज दे। और सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें बोला गया कि भाई फॉरेनर है, इट एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजन प्रोहिबिटिंग रेगुलेटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ फॉरेनर्स। मतलब ये फॉरेनर को एंट्री रिस्ट्रिक्ट करती है 1940 के लॉ के तहत। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहता है? पर्सन पे रहता है, आदमी पे। मतलब कोई आदमी आएगा उसको प्रूव करना है कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, ना कि अथॉरिटी को प्रूव करना है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो। मतलब बर्डन किस पे? पर्सन पे, आदमी को प्रूव करना पड़ेगा। और थर्ड ऑप्शन है इसका, ये भी करेक्ट है क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिब्यूनल बनाए हैं 1964, ये 1940 के लॉ से ही बना दिए ट्रिब्यूनल। 1964 में फॉरेन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, उसमें हम उसको हर स्टेट में मिलेंगे आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल। मतलब कोई बाहर का आदमी आ जाता है तो उसको सहायता करने के लिए, और उसको अगर वो मान लो बाहर का है तो उसको वापस डिपोर्ट करने के लिए उस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर एस्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बारे में हमने एक बात तो पढ़ी ली थी, किसने? काउंसिल ऑफ, जो सेक्रेटरी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको अबॉलिश कर दिया था, सेक्रेटरी काउंसिल को। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑल इंडिया फेडरेशन। क्या इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन इसके 1935 के लॉ के थ्रू बनाए थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। अगर इनके बारे में पता तो आपका आंसर जो SBI है 1935 में बनाया था। इट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, कोर्ट भी बना था, संघीय कोर्ट, मतलब सबका कंबाइन। और ऑल इंडिया फेडरेशन भी इसी के थ्रू बनाई थी। एग्जैक्ट आंसर बताना आपको। जिसका तीनों करेक्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें क्या बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसके बारे में एक स्टेटमेंट हमने पहले ही पढ़ ली थी कि इसने भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसको अबोलिश कर दिया था, जो 1858 में बनी थी। इसमें बोल दिया कि ऑल इंडिया फेडरेशन है प्रांतों की और प्रिंसली स्टेट की एज यूनिट बनाएगी। मान लो एक तो पहले प्रांत होते हैं जिन पे गवर्नमेंट, अंग्रेज गवर्नमेंट रूल करती थी। एक प्रिंसली जहाँ पे किंग राज करते थे उनका हो गया। और सेकंड इसका करेक्ट है क्योंकि RBI जो है इसमें बना गया था। RBI जो करेंसी को 1935 में ही बना था। मैंने पहले SBI बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। एंड थर्ड है इट आल्सो प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। उसमें क्या है, फेडरल कोर्ट भी 1937 में बनाया था, और ये हिंदी में आपको है। और thank you friends, I will come tomorrow more questions, and please try to watch videos again and again, then only you will get knowledge about the everything. And I think you have gained knowledge regarding majority, special majority, simple majority, absolute majority, or the special majority के 4 type. Okay friends, I will come tomorrow, and please revise all of the videos. Bye.